जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। यह रुक्मणी प्रकाशन का टेस्ट नंबर 13वां है दोस्तों। इससे पहले 12 टेस्ट में करवा चुका हूं। यदि आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट में बना दिया हूं। बीएसएस इंटर रुक्मणी प्रकाशन से संबंधित इस तरह से लिखा हुआ है। आप उसे जाकर देख सकते हैं इस चैनल के प्लेलिस्ट में और उसका लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। और इसके साथ ही एक करंट अफेयर का भी मैं सीरीज ला रहा हूँ, जिसमें एसपीडी करंट अफेयर का ऑनलाइन के रूप में ला रहा हूँ। 18 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, ये 2 वीडियो और आएगा तो पूरी साल भर का करंट अफेयर ऑनलाइन तो मैं समाप्त कर दूंगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न में लाऊंगा, उसी से पूरे साल भर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा दोस्तों। यदि आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं, एसपीडी करंट अफेयर से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसे भी आप देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं और उसे रिवीजन कर सकते हैं दोस्तों। यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इन सभी वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पहला प्रश्न है, शिक्षा सुधारों के लिए रिकॉर्ड रिपन द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो शिक्षा में सुधार के लिए रिपन द्वारा हंटर आयोग का जो नियुक्ति की गई थी वो किस वर्ष की गई थी, ये पूछा है प्रश्न। तो हंटर ने 1882 ईस्वी में शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग का नियुक्ति किए थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। देश का प्रथम शिक्षा आयोग भारतीय शिक्षा आयोग, जिसे हंटर आयोग भी कहा जाता है, यह जो आयोग बना था शिक्षा आयोग, और देश का प्रथम शिक्षा आयोग था। इस आयोग ने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्चतम शिक्षा के विकास एवं बेहतर प्रबंधन के लिए क्रांतिकारी सुझाव दिए थे। और वर्ष 1917 में कलकत्ता के विश्वविद्यालय की शिक्षा की जांच के लिए माइकल सैंडलर की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की गई थी। उसके बाद कब की गई थी? 1917 में की गई थी शिक्षा आयोग के। 1882 के बाद सबसे पहला शिक्षा आयोग था हंटर आयोग। उसके बाद 1917 में आया था सैंडलर आयोग। उसके बाद 1854 में एक, उससे पहले 1854 में भी एक शिक्षा आयोग आया था, जिसे बुश आयोग कहते हैं। डलहौजी के कार्यकाल में बुश आयोग आया था, जिसने देश की शिक्षा व्यवस्था की व्यवस्थापित करने का कार्य किया था। बुश आयोग 1854 में आया था दोस्तों। और 1944 में भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार जॉन सार्जेंट की अध्यक्षता में शिक्षा संबंधित एक कार्य योजना प्रस्तुत की गई थी। तो शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आयोग आए थे, उसके बारे में मैंने बता दिया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 में इसमें दिया गया है, ओली निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता का आधिकारिक शुभंकर है? ओली है जो किस खेल प्रतियोगिता का शुभंकर है? तो हॉकी विश्व कप 2023 का, हॉकी विश्व कप 2023 का शुभंकर है ओली। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। हॉकी विश्व कप 2023 का शुभंकर क्या है? ओली है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 3rd नंबर प्रश्न में, हाल ही में कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत 2023 की सूची में शामिल हुआ है? तो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत 2023 में शामिल हुआ, कौन सा नृत्य शामिल हुआ है? तो गरबा को शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। गरबा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया 2023 में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। और यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कालबेलिया नृत्य को सपेरा जाति के महिलाओं द्वारा किया जाता है, इसको भी शामिल किया गया था। 2010 में शामिल किया गया था कालबेलिया को। कालबेलिया को अमूर्त विरासत, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में 2010 में शामिल किया गया था कालबेलिया नृत्य को। और गरबा को कब शामिल किया गया है? तो 2023 में डांडिया और गरबा नृत्य को, गरबा को 2023 में शामिल किया गया। और डांडिया कहाँ का नृत्य है? तो ये भी गुजरात का नृत्य है। छऊ झारखंड का है, बिहार का है, उड़ीसा का क्षेत्र में आता है छऊ। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 4th प्रश्न में, मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो मंगोलिया किस महाद्वीप में स्थित है, यह प्रश्न पूछा है। तो मंगोलिया एशिया महादेश द्वीप में स्थित है। मंगोलिया का राजधानी क्या है? तो उलान बटोर है मंगोलिया की राजधानी। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। इसकी मुद्रा क्या है? तो इसकी मुद्रा तुगरिक है। मंगोलिया का मुद्रा तुगरिक है, ठीक है। मंगोलिया का मुद्रा तुगरिक है। गोबी मरुस्थल है जो मंगोलिया और चीन के बीच में स्थित है। गोबी मरुस्थल जो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, वो कहाँ स्थित है? मंगोलिया और चीन के बीच स्थित है गोबी मरुस्थल। और मंगोलिया भू आवेशित यानी लैंड लॉक देश है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किस स्थान पर स्थित है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता, कलकत्ता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह स्थित है। कलकत्ता बंदरगाह में स्थित है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। विश्व 20 में शिक्षा विचार जनसंघ के संस्थापक तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखने की मंजूरी दी गई है। कब इसका नाम बदल दिया गया? इस बंदरगाह का नाम, इस बंदरगाह का नाम बदल दिया, कोलकाता बंदरगाह का नाम बदल करके कब श्यामा प्रसाद कर दी गई? तो विश्व 20 में 25 फरवरी विश्व 20 को इसका नाम बदल दिया गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम कर दिया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 6 नंबर प्रश्न की ओर, सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है, तो किन के बीच की सीमा है जो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है? तो भारत और बांग्लादेश की सीमा है जो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा जो लगाती है वो कितना? 4096 किलोमीटर। कितना? 4096 किलोमीटर। ठीक है। और विश्व की सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? तो कनाडा। कनाडा और अमेरिका के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है। विश्व की सबसे लंबी सीमा रेखा किसके किसके बचती है? तो कनाडा और अमेरिका के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। भारत और बांग्लादेश की सीमा है जो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। वन जैव विविधता संस्थान IFB में स्थित है। तो वन जैव विविधता सिद्धांत IFB है किसमें स्थित है? केरल में, राजस्थान में, हैदराबाद में और जम्मू कश्मीर में। तो वन जैव विविधता सिद्धांत है जो आपको हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। हैदराबाद में वन जैव विविधता सिद्धांत स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। यदि हम देखें हैदराबाद, हैदराबाद जो है किसकी राजधानी है? तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है दोस्तों। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। यदि आपसे वहां की मुख्यमंत्री अभी पूछ लिया जाए कि हैदराबाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, तो अनुमुल्ला रेवंत रेड्डी, अनुमुल्ला रेवंत रेड्डी हैं जो तेलंगाना के अभी मुख्यमंत्री हैं। अनुमुल्ला रेवंत रेड्डी। और वहां के राज्यपाल कौन है? तमिली साई सुंदर राजन जो वहां के क्या है? राज्यपाल हैं। राज्यपाल तमिली साई सुंदर राजन है। और गठन 2 जून 2014 को हुआ था तेलंगाना का। केरल देखें, केरल की राजधानी क्या है? तो तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी को देखें तिरुवनंतपुरम है। और वहां के मुख्यमंत्री कौन है? तो वहां के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है केरल के। और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल है। राजस्थान को देखें दोस्तों, तो राजस्थान के जयपुर हो गया राजधानी। और वहां के मुख्यमंत्री वहां के राज्यपाल कालराज मिश्रा है। कालराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा। जम्मू कश्मीर देख लें, तो जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। तो वहां के जम्मू कश्मीर का जब पुनर्गठन हुआ 31 अक्टूबर 1919 को हुआ। और वहां के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। कौन है? मनोज सिन्हा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सी हमारा सही आंसर होगा, हैदराबाद। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र स्थल से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है? स्थल से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र कौन है? तो स्थल से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है, 4 ऑप्शन है इसमें दोस्तों। तो स्थल से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र जो स्थल से छोड़ा जाता है और वायु, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है जो स्थल से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। और हवा से हवा में मार करने वाली होती है, एक स्थल से वायु में मार करने वाली होती है। आकाश मिसाइल का मारक क्षमता कितना है? 25 किलोमीटर है। और पृथ्वी मिसाइल का चरण ठोस ईंधन चरण के मिसाइल में है। पृथ्वी थर्ड की मारक क्षमता 350 से 600 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। इसमें 9 नंबर प्रश्न दिया गया, भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? भारत में पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया है? तो उसका नाम इंद्रजाल है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, इंद्रजाल। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर। 10 में दिया गया दोस्तों, विश्व में खाद्य की गुणवत्ता, वहन तथा उपलब्धता में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा खाद्य पुरस्कार की स्थापना की गई है? खाद्य पुरस्कार की स्थापना किसके द्वारा की गई है? यह प्रश्न पूछा है। तो खाद्य पुरस्कार की स्थापना प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा खाद्य पुरस्कार की स्थापना की गई दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न में। इसमें कहा गया है, किस देश ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हेतु चंद्रमा लैंडर स्लिम लॉन्च किया है? किसने चंद्रमा लैंडर स्लिम लॉन्च किया है? किस देश ने? तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए जापान ने
चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग है तो चंद्रमा लैंडर सीम लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। एशियाई खेलों में क्रिकेट को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया है? तो एशियाई खेलों में क्रिकेट को पहली बार वर्ष 2010 में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। वर्ष 2010 में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 में, प्रश्न नंबर 13 में दिया गया है, कथन है, इसमें से कौन असत्य कथन है? ऑपरेशन गंगा अभियान है और बचाव अभियान है और संबंधित देश है। तो इसमें दिया गया है ऑपरेशन गंगा इराक के साथ, ये बिल्कुल सही है। ऑपरेशन गंगा था जो, ये गलत है। ऑपरेशन गंगा इराक के साथ नहीं था। ऑपरेशन गंगा है जो आपको रूस यूक्रेन युद्ध में भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, ना कि इराक के साथ। तो ऑप्शन नंबर ए सही हमारा हो जाएगा। कह रहा कौन गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑपरेशन गंगा रूस और इराक के साथ था। ठीक है। तो उसके बाद ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन कावेरी सूडान के साथ, ये सही है दोस्तों। ऑपरेशन कावेरी सूडान के साथ था, ये सही है। ऑपरेशन राहत यमन के साथ, यमन से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन राहत। और ऑपरेशन देवी शक्ति किसके साथ था? तो ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान के साथ था। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान के साथ। ऑपरेशन गंगा इराक के साथ, ये गलत है। रूस और यूक्रेन के साथ चालू किया गया था ऑपरेशन गंगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 में, प्रश्न नंबर 14 में कहा गया है भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली की विशेषता के संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली की विशेषता किस संविधान से लिया गया है? तो वह ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से द्विसदनीय प्रणाली ली गई है भारतीय संविधान में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है दोस्तों। कहां से? ब्रिटेन के संविधान से। चलिए इसमें और कुछ देखें हम, इसमें और कुछ देखें दोस्तों। इसमें दिया गया है ब्रिटेन के संविधान से और क्या क्या लिया गया है। तो संसदीय शासन प्रणाली है जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और कानून का शासन भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से कुछ महत्वपूर्ण देखें तो मौलिक अधिकार और राष्ट्रपति के पद, ये सब कहां से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका से संवैधानिक संशोधन लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। और रूस से क्या लिया गया है? तो रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। और रूस से क्या लिया गया है दोस्तों? मौलिक कर्तव्य लिया गया है। और जर्मनी से आपातकालीन शक्तियां ली गई है जर्मनी से। और फ्रांस से प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समानता एवं बंधुत्व में, कहां से लिया गया? फ्रांस से। और ऑस्ट्रेलिया से संवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और आयरलैंड से राज्य की नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। इन सभी को याद रखने की जरूरत है दोस्तों। तो इसमें यदि हमसे पूछा है तो कौन है द्विसदनीय प्रणाली, कहां से लिया गया? तो ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 15 नंबर प्रश्न में। इसमें दिया गया है आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में कहा जा रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती की मूल नाम मूल शंकर तिवारी था। तो ये बिल्कुल सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था, मूल शंकर तिवारी था। ये बिल्कुल सही है। और स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात के मूल निवासी थे, ये भी सही है दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती थे जो गुजरात के मूल निवासी थे। कहाँ के मूल निवासी थे? गुजरात के मूल निवासी थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, ये भी सही है। यदि और देखें तो कथन सी में कहा जा रहा है आर्य समाज की स्थापना वर्ष 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किए थे। तो ये भी सही है। कथन एक सही है, कथन बी सही है और कथन सी सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ए बी सी सभी के सभी कथन सही है। यदि हम देखें स्वामी दयानंद सरस्वती के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जन्म हुआ था स्वामी दयानंद सरस्वती कहाँ? तो गुजरात में हुआ था, टंकारा मोरबी गुजरात में इनकी जन्म हुई थी स्वामी दयानंद सरस्वती का। और 12 फरवरी 1824 को इनका जन्म दिवस 12 फरवरी को मनाया था। 1824 को जन्म हुआ था इनका। और बचपन का नाम मूल शंकर था। और गुरु का उनके कौन थे? तो स्वामी बिरजानंद कौन थे? उनके गुरु थे। और प्रमुख कार्य समाज सुधारक से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। कुछ और पॉइंट है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बॉम्बे में किए थे दोस्तों। और लाहौर में आर्य समाज की मुख्यालय स्थानांतरित किए थे। 1870 में आर्य समाज के मुख्यालय कहाँ खोले थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने? तो लाहौर में खोले थे। और गौरक्षणी सभा की स्थापना 1882 में दयानंद सरस्वती ने किए थे। उनके प्रमुख पुस्तक का नाम यदि हम देखें तो सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ भौतिक, वेद भव्य में संस्कार विधि लिखा हुआ है। वेद भव्य में क्या है? संस्कार विधि लिखा हुआ। ठीक है। प्रसिद्ध नारा क्या है? तो वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रसिद्ध नारा है। और उनकी मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 में अजमेर राजस्थान में हुआ था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 31 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से
वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता है? तो दक्कन की कुंजी कौन से दुर्ग को माना जाता है दोस्तों, ये पूछा है प्रश्न। तो दक्कन की कुंजी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। दक्कन की कुंजी किसे माना जाता है? तो असीरगढ़, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। असीरगढ़ के दुर्ग को दक्कन की कुंजी माना जाता है। असीरगढ़ के दुर्ग को दक्कन की कुंजी माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, असीरगढ़। अहीर राजवंश के राजा आसा अहीर ने बनवाया था असीरगढ़ का किला। यह मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है दोस्तों। कहा है? मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में असीरगढ़ का किला। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, मध्य प्रदेश में असीरगढ़ किला। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? दक्कन की कुंजी कहा जाता है असीरगढ़ किला को। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। इसमें 33 नंबर प्रश्न में इसमें दिया गया है कि इसमें दिया गया क्या, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? सर्वश्रेष्ठ स्तूप, सांची स्तूप को सर्वश्रेष्ठ स्तूप कहा जाता है। सर्वश्रेष्ठ स्तूप सांची स्तूप है, जो मध्य प्रदेश राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। एक छोटा नगर है सांची का स्तूप, एक छोटा सा नगर है मध्य प्रदेश के सांची स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। सांची मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित एक छोटा नगर है। सांची स्तूप को सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। ठीक है, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। धम्यक स्तूप सारनाथ स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक स्थल है। धम्यक स्तूप, धम्यक स्तूप ही वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य को प्रथम उपदेश दिए थे। धम्यक स्तूप सारनाथ में स्थित है। धम्यक स्तूप कहाँ है? तो सारनाथ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 33 में जातक कथा संबंधित है। तो जातक कथा किससे संबंधित है? जातक कथा है जो गौतम बुद्ध की से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। भगवान बुद्ध की से संबंधित है जातक कथा। भगवान बुद्ध का वह धर्म ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध की पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकलित है, जातक कहलाते हैं। यह पाली भाषा में लिखी हुई है। जातक कथा है जो पाली भाषा में लिखा हुआ है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसे महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध ने किया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 34 नंबर प्रश्न में देखें, दारासिको ने फारसी भाषा में उपनिषद को किस शीर्षक से अनुवाद किया है? तो दारासिको ने फारसी भाषा में उपनिषद को दारासिको ने फारसी भाषा में किससे किया है? तो सिर ए अकबर के नाम से किया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। उपनिषद का जो फारसी भाषा में अनुवाद किया दारासिको ने, वो सिर ए अकबर से किया है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। और मज उल बहरीन जो है, मज उल बहरीन दारासिको को मूल रचना है। मूल रचना है मज उल बहरीन दारासिको की है। और दारासिको 1658 में अंग्रेज औरंगजेब के बीच धर्मट के युद्ध हुआ और इस युद्ध में दारासिको पराजित हुए। और उसी तरह सामूगढ़ का युद्ध हुआ 1658 में। फिर से सामूगढ़ का युद्ध होता है 26 मई 1658 में। और इसमें भी दारासिको और औरंगजेब के बीच युद्ध हुआ। इसमें भी औरंगजेब की जीत हुई और दारासिको की पराजय हुई। देवराय की घाटी में मार्च 1659 में युद्ध हुआ, जिसमें दारा की हार हुई और इस्लाम धर्म की अवहेलना के कारण अपराध में 1659 में दारासिको की हत्या कर दी गई औरंगजेब के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 35 में मैचिंग दिया हुआ है, इसमें मिलान करने के लिए दिया हुआ है दोस्तों। इसमें कहा गया है पन्ना लाल घोष क्या कहते हैं? तो बांसुरी वादक है पन्ना लाल घोष बांसुरी वादक है। यदि पालधार रघु देखें, पालधार रघु मृदंग वादक है। मृदंग बजाते हैं पालधार रघु, मृदंग वादक है। लतीफ खां है जो तबला बजाते हैं। लतीफ खां तबला वादक है। लतीफ खां। एस बालचंदन वीणा वादक है। एस बालचंदन क्या है? तो वीणा वादक है एस बालचंदन। तो इस प्रकार यदि हम मैच करें दोस्तों, पन्ना लाल घोष बांसुरी वादक, पालधार रघु मृदंग वादक, लतीफ खां तबला वादक और एस बालचंद्र बीना वादक है। मैच करें तो 4 3 2 1 है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 36 में विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में विषम का पता लगाइए। तो विश्व धरोहर स्थलों में कौन सा एक अलग है? तो राष्ट्रपति भवन। विश्व धरोहर स्थल में ये अलग है। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। राष्ट्रपति भवन दिल्ली के राजसीन हिल्स पर स्थित है दोस्तों। तो यदि हम देखें, राष्ट्रपति भवन को विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया है। ताजमहल को देखें, ताजमहल को 1983 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। ताजमहल को 1983 में। उसके बाद छत्रपति
छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को 2004 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को 2004 में शामिल किया गया है। और सूर्य मंदिर जो कोणार्क का है उसे 1984 में शामिल किया गया है विश्व धरोहर स्थल में, जबकि जबकि राष्ट्रपति भवन को विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 37 नंबर प्रश्न की ओर देखिए, वायुमंडल की किस परत में उल्का पिंड के जलने की घटना हो सकती है? तो वायुमंडल की किस परत में? तो मध्य मंडल में उल्का पिंड की जलने की घटना हो सकती है। वायुमंडल के मध्य मंडल का विस्तार सागर तल से 50 से 85 किलोमीटर तक पाया जाता है दोस्तों। सागर तल से कितना? 50 से 85 किलोमीटर तक पाया जाता है मध्य मंडल का विस्तार। और मध्य मंडल की ऊपरी सीमा मेसोपोज कहते हैं। तो यहाँ का तापमान में गिरावट आती है। मेसोपोज के ऊपर जाने पर तापमान में वृद्धि होने लगती है। मध्य मंडल में निक्टिलुसेंट बादल ध्रुवों के ऊपर गर्मियों के में दिखाई देते हैं। वायुमंडल के आधार पर तापमान के स्थिति तथा अन्य विशिष्ट के आधार पर 5 विस्तारों पे है। पहला क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बाह्य मंडल होता है दोस्तों। तो कहाँ घटना होती है? तो मध्य मंडल में उल्कापिंड की जलने की घटना होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 38 में कौन सी नदी जोग जलप्रपात सृजित करती है, जिसे गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है? देखिए, गरसोप्पा जलप्रपात कहाँ स्थित है? शरावती नदी पर स्थित है। गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। गरसोप्पा जिसे जोग जलप्रपात सृजित करती है, शरावती नदी जिसे गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं। और जोग जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। जोग जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। जोग जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है दोस्तों। कावेरी नदी पर कौन सा है? शिव समुद्रम जलप्रपात है। और चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर स्थित है। यदि हम देखें ऑप्शन नंबर सी डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न होगा 39 में। इसमें कहा गया है पहाड़ी राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदान की जाने वाली एकल सहायता राशि कितनी होगी? तो पहाड़ी राज्यों में कितनी है? तो 1.30 लाख है। कितना? 1.30 लाख प्रदान की जाती है सहायता राशि के रूप में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत समतल क्षेत्रों में आवास सहायता के लिए 1,20,000 दिए जाते हैं दोस्तों, जबकि 1.20 लाख रुपए दिए जाते हैं, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में कितना? 1.3 लाख रुपए दिए जाते हैं। और इसमें राज्यों का अनुपात 40 होता है, और यानी इतने रुपए में 60-40 का रेशियो होता है दोस्तों। 60-40 का रेशियो। 60% भारत सरकार देगी और 40% उस राज्य के राज्य सरकार देगी। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में 90% केंद्र सरकार देगी और 10% उस राज्य के राज्य सरकार देगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें दिया गया है वाई आई एम एन अथिस्ट शीर्षक पुस्तक लेखक कौन है? भाई आई एम एन अथिस्ट पुस्तक लेखक कौन है? तो भगत सिंह है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। भगत सिंह ने लिखा था भाई आई एम अथिस्ट, यानी कि मैं नास्तिक क्यों हूं। किसने पुस्तक लिखा है? तो भगत सिंह ने लिखा है कि मैं नास्तिक क्यों हूं। धर्म आलोचना की थी उन्होंने। भगत सिंह बलवंत सिंह और अर्जुन सिंह के नाम से पत्रकार का कार्य भी किए थे। भगत प्रताप समाचार पत्र के संपादकीय विभाग में भी कार्य किया करते थे। भगत सिंह ने अमृतसर से अकाली पत्र का संपादन किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा भगत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 41 की ओर। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने लिखा है? तो बी आर अम्बेडकर ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत प्रारंभ किए थे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 3 अप्रैल 1927 में मराठी पाक्षिक यानी बहिष्कृत भारत का प्रकाशन प्रारंभ किए थे। 3 अप्रैल 1927 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। उन्होंने ब्राह्मणवाद व मनुवाद को निर्णायक रूप से चुनौती दी थी। जुलाई 1924 में अम्बेडकर ने बॉम्बे में एक संस्थान बहिष्कृत हितकर्मी सभा बनाई थी। बहिष्कृत हितकर्मी सभा बनाई थी कौन? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। और जिसका उद्देश्य बहिष्कृत हितकर्मी सभा का उद्देश्य था अस्पृश्य लोगों को नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? वो बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक पहले व्यक्ति थे पत्रकारिता के रूप में सजा पाने वाले। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन का प्रकाशन किया था और मराठी भाषा में एक केसरी पत्रिका का भी संचालन किए थे। कौन?
बाल गंगाधर तिलक ने। गोपाल कृष्ण गोखले को देखें तो अंग्रेज भाषा के साप्ताहिक समाचार पत्र द हितवाद का संपादन शुरू किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। 1909 में वीर सावरकर ने 1857 की भारत क्रांति के आधार पर द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा था। किसने? 1857 के क्रांति पर 1909 में बी आर अम्बेडकर ने लिखे थे, सॉरी बी डी सावरकर ने लिखे थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 42 में। किसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था और ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा था 1857 के क्रांति के बारे में कि 1857 का क्रांति है जो स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी, ना तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम थी और ना ही स्वतंत्रता संग्राम थी। यह किसने कहा था? तो यह कथन है आरसी मजुमदार का। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। आरसी मजुमदार ने लिखा था कि ना तो ये प्रथम है, ना ही ये राष्ट्रीय है, ना ही ये स्वतंत्रता संग्राम है। किसने लिखा था? आरसी मजुमदार ने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 43 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सुमेलित है? तो भारतीय ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, ये गलत है दोस्तों। भारतीय ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय नहीं होंगे, ये गलत है। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन होंगे। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? केशव चंद्र सेन, ना कि राजा राम मोहन राय। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन है? तो केशव चंद्र सेन, ये भी गलत है। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्रनाथ ठाकुर हैं जो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक हैं, तो ये भी गलत है। सत्यशोधक समाज देवेंद्रनाथ ठाकुर, ये गलत है। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक हैं ज्योतिबा फुल्ले, सत्यशोधक समाज के संस्थापक हैं। डी नंबर में देखें कि द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले। तो हमसे पूछा कौन सही सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही सुमेलित है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 44 में। व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपियन लोगों में प्रथम कौन थे? तो व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम पुर्तगाल थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। पुर्तगाल थे। व्यापारी के रूप में भारत आने वाले कौन थे? पुर्तगाल। वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से भारत के पश्चिम तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 17 मई 1498 को भारत पहुंचा था। और कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। वास्को डी गामा के भारत आगमन के से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का प्रारंभ हुआ। वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाए थे। तो इसी से माना जाता है। यदि हम देखें भारत में आने वाले कंपनियों को क्रम यदि हम देख ले दोस्तों, तो सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आई थी। सबसे पहले कौन कंपनी आई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1502 में। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1502 में। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1602 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1602 में। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था? तो 1608 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आया था दोस्तों। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देखें हम, तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में आया था। डेनिश को देखें तो 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को देखें तो 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में आया था। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया था। इस प्रकार प्रथम यूरोपीय लोग कौन थे? तो पुर्तगाल थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 45 में, उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल देखें तो वह चावल है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है। सबसे अधिक कुल बोई गई फसल में से भी धान की खेती सबसे अधिक होती है। धान की खेती के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब विश्व में प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो गेहूं की फसल है जो विश्व में सबसे अधिक खाद्य फसल है। गेहूं की फसल कहाँ है? तो विश्व में सबसे अधिक खाद्य की फसल है। ठीक है। ऑप्शन नंबर यदि भारत में देखें तो कौन? चावल है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 61 में दिया गया है कि 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में निम्न बातें थी। तो 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में क्या क्या बातें थी, यह प्रश्न दिया गया है। यदि 1919 के अधिनियम को देखें तो इसमें इसकी प्रस्तावना में दिया हुआ था, ऑप्शन ए में है कि प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए, ये 1919 के अधिनियम में दी हुई थी। और स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाए, ये भी दी हुई थी। तो इस प्रकार ए और बी 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में दी हुई थी। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं 62 में। इसमें दिया गया 62 में 17 भाषण करना राष्ट्रपति के किस शक्ति से संबंधित है? तो 17 भाषण है जो राष्ट्रपति करते हैं वो किस शक्ति से है? 17 भाषण है जो राष्ट्रपति विधायी शक्ति है। राष्ट्रपति का विधायी शक्ति है 17 भाषण।
17 आवासन राष्ट्रपति का विधायी शक्ति है। अनुच्छेद 85 के तहत सत्र का 17 आवासन और विघटन से संबंधित प्रावधान किया गया है। कितने में? अनुच्छेद आर्टिकल 85 में। आर्टिकल 85 के तहत जो विधायी शक्ति है, सत्र का 17 आवासन एवं विघटन किया गया है। ठीक है। और संसद का 17 आवासन राष्ट्रपति करते हैं। भारत में 3 सत्र होते हैं। एक बजट सत्र जो फरवरी से मई के बीच में चलता है दोस्तों। एक मानसून सत्र होता है जो जुलाई से सितंबर के बीच चलता है। एक शीतकालीन सत्र होता है जो नवंबर से दिसंबर के बीच चलता है। अनुच्छेद 174 के अंतर्गत राज्यपाल को विधानसभा का आहूत 17 आवासन में भंग करने का अधिकार है। तो राज्यपाल कितने के तहत? तो राज्यपाल है जो विधायिका को आहूत करता है 17 आवासन का भंग करने का अधिकार कितने के तहत? अनुच्छेद 174 के तहत। ये 85 के तहत है। इस यदि आप 99 जोड़ देंगे तो अनुच्छेद 174 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख न्यायालय है? तो अभिलेख न्यायालय कौन सा है, ये प्रश्न है। अभिलेख न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है और उच्च न्यायालय भी एक अभिलेख न्यायालय है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों का दोनों अभिलेख न्यायालय के क्षेत्र में आते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों क्या है? एक अभिलेख न्यायालय है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 64 में दिया गया है भारत और चीन के बीच भारत चीन युद्ध कब शुरू हुआ था? भारत और चीन के बीच जो युद्ध शुरू हुआ था 21 नवंबर भारत चीन के बीच जो युद्ध शुरू हुआ था अक्टूबर 1962 में शुरू हुआ था। भारत चीन युद्ध कब शुरू हुआ था? अक्टूबर 1962 में। 20 अक्टूबर 1962 को भारत और चीन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई थी। और ऑप्शन नंबर सी डी हमारा सही आंसर होगा। कब? अक्टूबर 1962 में। कारगिल युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? कारगिल युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अटल बिहारी वाजपेयी आपका कारगिल युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री थे। कारगिल युद्ध जम्मू और कश्मीर के कारगिल जिले में मई से जुलाई 1999 तक भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। भारतीय सेना के द्वारा घुसपैठी को रोकने के लिए 26 जुलाई को ऑपरेशन विजय, कारगिल युद्ध के समय में ही ऑपरेशन विजय चलाया गया था। ऑपरेशन विजय शुरू किया गया जिसे कारगिल विजय के दिवस के रूप में मनाया जाता है। कारगिल युद्ध के नायक विक्रम बत्रा को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। ईरान की मुद्रा क्या है? यदि ईरान की मुद्रा के बारे में पूछे दोस्तों तो ईरान की मुद्रा रियाल है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ईरान की मुद्रा क्या है? रियाल है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ईरान का पठार अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है जिसमें दस्त-ए-कावीर तथा दस्त-ए-लूट मरुस्थल का भाग स्थित है। करुण नदी ईरान की सबसे प्रदूषित नदी है जो जग्रास पर्वत श्रृंखला से निकलती है। कुवैत का राष्ट्रीय मुद्रा कुवैती दिनार है। यदि हम देखें दिनार किसका है तो कुवैत का राष्ट्रीय मुद्रा कुवैती दिनार है। और ईरान का संसद को क्या कहते हैं दोस्तों? तो ईरान के संसद को मजलिस कहा जाता है। ईरान के संसद को मजलिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ईरान की मुद्रा को रियाल कहते हैं। 67 में विश्व के कितने देशों की मुद्रा को मुद्रा चिन्ह संबंधित रूप दिया गया है? तो विश्व के कितने देशों की मुद्रा को मुद्रा चिन्ह दिया गया है? तो विश्व के 5 देशों को मुद्रा चिन्ह दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। कितने देशों को? 5 देशों को। अमेरिका के जो डॉलर होते हैं उसे इस तरह से मुद्रा चिन्ह दिया गया है दोस्तों। ब्रिटिश पाउंड जो है ब्रिटिश पाउंड है। ब्रिटिश के पाउंड इस तरह से चिन्ह दिया गया ब्रिटिश के पाउंड को। और जापान के एन को बाइक पर 2 लाइन खींचा गया है। जापान के एन का दिया गया है। यूरोपियन यूरो को ई पर डबल पाई दिया गया है दोस्तों। यूरोपियन यूरो को। और भारतीय रुपया का क्या दिया गया है? तो भारतीय रुपया का ये चिन्ह दिया गया है। तो इस प्रकार 5 देशों के मुद्रा चिन्ह से संबंधित है। कितने? 5 देशों को दिया गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 68 में कहा गया सम्मिलित नहीं है। कौन सम्मिलित नहीं है? संस्कृत को वर्ष 2004 में कौन सम्मिलित नहीं है? तो संस्कृत को वर्ष 2004 में मान्यता मिली थी शास्त्रीय भाषा के रूप में। तो ये सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ये गलत है, ये सम्मिलित नहीं है। संस्कृत को कब? तो संस्कृत को 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान हुआ था। संस्कृत को कब प्रदान हुआ था? तो 2005 में प्रदान हुआ था, 2004 में नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। फर्स्ट सम्मिलित नहीं है। कन्नड़ को 2008 में सांस्कृतिक भाषा के रूप में मान्यता, शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता मिली थी। और मलयालम को 2013 में, उड़ीसा को 2014 में मिला था। कुल मिलाकर यदि आपसे पूछ लिया जाए कि शास्त्रीय भाषा कितने हैं? तो भारत के 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं।
तमिल है। तमिल जिसका शास्त्रीय भाषा के रूप में 2004 में मान्यता मिली थी। सबसे पहली भाषा तमिल है जिसे शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता मिली थी। उसके बाद संस्कृत को मान्यता मिली है 2005 में, कन्नड़ है 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में और उड़ीसा 2014 में। इन सभी को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता मिली है। कुल 6 भाषाएं हैं जो शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता मिली है। कौन कौन है फिर से मैं बताता हूँ। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़ीसा। अनुच्छेद 351 में संघ को यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। ये गलत है, 2004 नहीं 5 में होगा। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं 69 में, कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से नहीं है? तो कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से नहीं है, ये प्रश्न दिया गया है दोस्तों। यदि हम देखें स्थानीय स्वशासन से कौन सा कार्य नहीं है, तो स्थानीय स्वशासन से लोक व्यवस्था का अनुरक्षण, ये स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। स्थानीय स्वशासन है जन स्वास्थ्य से संबंधित है, स्वच्छता का प्रबंध करेंगे, जन उपयोगी सेवा करेंगे, लेकिन लोक व्यवस्था का अनुरक्षण स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। 70 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 70 नंबर प्रश्न में, भारत में मुगल साम्राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? तो मुगल साम्राज्य से संबंधित कुछ कथन दिए हुए हैं। कथन ए में है, पानीपत के द्वितीय युद्ध के साथ अकबर के शासन और उसके क्षेत्रीय विस्तार को भी शुरुआत हुई। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। पानीपत का दूसरे युद्ध में ही अकबर का विस्तार हुआ था। तो पानीपत का दूसरा युद्ध ये सही दिया हुआ है, 56 में हुआ था। कब हुआ था दूसरा युद्ध? तो 1556 में, यानी 5 नवंबर 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था दोस्तों। तो ये कथन सही है, बिल्कुल सही है। और उसके बाद कथन नंबर 2 देख रहे हैं, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के शासनकाल में के दौरान जून 1576 में लड़ा गया था। यह एक ऐतिहासिक युद्ध था। तो यह भी सही है, अकबर के कार्यकाल में लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध। महाराणा प्रताप का सेनापति हल्दी घाटी के युद्ध में हकीम खां सूर थे। किसके विरुद्ध लड़ा था हल्दी घाटी का युद्ध अकबर ने? तो महाराणा प्रताप के विरुद्ध लड़ा था। तो उसके सेनापति का नाम क्या था? हकीम खां था। ठीक है। और अकबर के शासनकाल का में मुगल वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ है। यह माना जाता है दोस्तों कि अकबर के शासनकाल में सबसे अधिक मुगल का विस्तार हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। देखिए, महाराणा प्रताप ने अकबर का अधीनता स्वीकार नहीं किए थे। महाराणा प्रताप अकबर की स्वाधीनता स्वीकार नहीं किए थे हल्दी घाटी के युद्ध होने के पश्चात भी। परंतु जहांगीर के शासनकाल में राणा अमर सिंह, महाराणा प्रताप के जो पुत्र हुए राणा अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में जहांगीर की स्वाधीनता स्वीकार कर लिए थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 71 में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के ख के अधीन कौन स्वशासी संस्था की स्थापना की गई है? तो अनुच्छेद 243 के ख के अधीन कौन से स्वशासी संस्था के स्थापना की गई है? तो स्वशासी संस्था कौन है? पंचायत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, पंचायत। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 72 में, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक लेखक कौन है? प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक लेखक है श्री बागची मिन्हास। कौन है प्लानिंग एंड पुअर के लेखक? श्री बागची सिंह मिन्हास, बी.एस. मिन्हास जिसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। बी.एस. मिन्हास प्लानिंग एंड पुअर पुस्तक लिखे थे। और ये एक भारतीय अर्थशास्त्र है बी.एस. मिन्हास, और उन्होंने 1971 से 73 तक योजना आयोग के सदस्य भी रहे हैं, और 1972 से 73 तक वित्त आयोग के सदस्य भी बनाए गए थे। 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था बी.एस. मिन्हास को। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 73 नंबर प्रश्न की ओर। 73 नंबर प्रश्न दिया गया है, अटल पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथन में कौन से कथन सही है? यह एक न्यूनतम गारंटी युक्त पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लक्ष्य बनाती है। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, यह न्यूनतम गारंटी योजना ये बिल्कुल सही है। कथन एक सही है। और कथन 2 देखिए, परिवार का केवल एक ही व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकता है, ये गलत है। परिवार का केवल एक ही व्यक्ति नहीं शामिल हो सकता है, ये गलत है दोस्तों। यदि 3rd नंबर कथन को देखें, अभिदाता की मृत्यु के बाद जीवन साथी को आजीवन पेंशन की समान राशि इसमें गारंटी रहती है। तो ये भी सही है। तो 1 और 3 सही है, 2 गलत है। हमसे पूछा कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 74 नंबर प्रश्न में। इसमें दिया गया आधार कार्ड से मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्म नंबर का उपयोग किया जाता है? आधार कार्ड से मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्म जोड़ा जाता है? तो 6B को जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 6B भरा जाता है दोस्तों, 6B। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी सही, डी सही आंसर है। यदि फॉर्म 6 देखें तो फॉर्म 6 होता है यदि आपको नया वोटर ID कार्ड बनाना हो तो फॉर्म 6 भरा जाता है। फॉर्म 8 को देखें तो फॉर्म 8 है मतदाता सूची में संशोधन करना हो तो फॉर्म 8 भरा जाता है दोस्तों, मतदाता सूची में संशोधन करना हो तो। और फॉर्म 7 देखें तो फॉर्म 7 है किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटाना हो तो फॉर्म 7 जोड़ा जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 75 नंबर प्रश्न में, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है जो सादिया और धुबरी को दो स्थानों को जोड़ता है, सादिया और धुबरी को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, सादिया और धुबरी को जोड़ता है। जलमार्ग राष्ट्रीय 2 है जो सादिया और धुबरी को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित है और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की स्थापना 1988 में की गई थी और इसकी लंबाई 891 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर, प्रयागराज से हल्दिया यदि देखें तो राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट है, प्रयागराज से हल्दिया राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट है और कोट्टमपुरम से कोल्लम जो ये है वो राष्ट्रीय राजमार्ग थर्ड आता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 91 में 91 नंबर प्रश्न को देखें, इसमें दिया गया है लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया है? तो डलहौजी ने चेरी किसे नाम दिया है? तो अवध राज को चेरी नाम दिया था डलहौजी ने। 1856 में अवध राज का विलय कुशासन के आरोप पर कर लिए थे डलहौजी ने। अंग्रेजों की सत्ता में कुशासन के आधार पर अवध को शामिल कर लिया था डलहौजी ने। और डलहौजी का कार्यकाल देखें तो 1848 से 56 तक रहा है डलहौजी का कार्यकाल। 1849 में पंजाब का विलय भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य में डलहौजी ने किया था। यदि हम देखें द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में ईस्वी में हुआ था दोस्तों। उस समय डलहौजी ही वहाँ गवर्नर जनरल थे। उस समय भारतीय गवर्नर कौन थे? डलहौजी थे। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। डलहौजी ने 1850 ईस्वी में सिक्किम राज्य के दार्जिलिंग क्षेत्र को भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया था। डलहौजी ने व्यापक सिद्धांत जिसे हड़प नीति का प्रयोग ब्रिटिश साम्राज्य में विस्तार करने के लिए किया गया था डलहौजी के द्वारा। यदि आपसे पूछ रहे हैं हड़प नीति किसने शुरू किया था या व्यापक सिद्धांत किसने शुरू किया था? डलहौजी ने किया था और 1848 में किया था। और उसका शिकार डलहौजी के द्वारा हड़प नीति जो शुरू किया गया था उसके तहत पहला राज्य कौन था? सतारा पहला राज्य था। पहला राज्य सतारा था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 92 में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। इनमें कौन सा कथन गलत है? जम्मू और कश्मीर में केसर की खेती की जाती है, ये बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, ये सही है। बी आर कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक है, तो बी आर कुरियन है जो श्वेत क्रांति के जनक है, ये भी सही है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? बी आर कुरियन है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। और मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य है, तो ये भी सही है, मध्य प्रदेश भारत का तांबा उत्पादक राज्य है। और रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन के बीच स्थित है, ये गलत है। डुरंट लाइन है भारत और चीन के बीच स्थित है, ना कि रेड क्लिफ लाइन। डुरंट नहीं, मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा है? मैकमोहन रेखा। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। पूछा कौन गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी गलत है दोस्तों। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। यदि हम देखें बीजी कुरियन ने श्वेत क्रांति की शुरुआत 1917 में किए थे। 1970 ईस्वी में श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी बीजी कुरियन ने और ऑपरेशन फ्लड का नाम दिए थे, उसे क्या दिए थे? ऑपरेशन फ्लड नाम दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 93 में निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि सीमा नेपाल से जुड़ी हुई नहीं है? किस राज्य की भूमि सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है? तो ऑप्शन नंबर सी झारखंड की सीमा नेपाल से जुड़ी हुई नहीं है। नेपाल से भारत के 5 राज्य की सीमा जुड़ती है दोस्तों। इसमें से उत्तर प्रदेश नेपाल से जुड़ी हुई है, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से जुड़ती है। भारत और नेपाल के बीच 1751 किलोमीटर सीमा रेखा साझा करती है भारत और नेपाल के बीच। भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख क्षेत्र को लेकर के है। नेपाल उपरोक्त 3 क्षेत्रों को अपने नक्शा में शामिल कर विवाद उत्पन्न किया है और इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन है? सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 94 में। आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है। तो आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः कौन सा भूकंप प्रभावित क्षेत्र है? तो हिमालय एवं कच्छ क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। हिमालय और कच्छ क्षेत्र है जो भारत में भूकंप संभावित क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 95 में दिया गया दोस्तों। प्रश्न नंबर 95 में है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? यदि हम ये देखें पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। अभी भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। ठीक है, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी दोस्तों। इस प्रकार यदि हम देखें ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं 96 में। 25 डिग्री सेल्सियस के भिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर प्रति सेकंड होगी। तो ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर प्रति सेकंड होगी, ये सही कथन है दोस्तों।
यह सही कथन है। अब कहा जा रहा है आसुत जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर प्रति सेकंड होगी, तो ये भी कहा सही कथन है। तो इस प्रकार ऑप्शन कथन 1 और 2 कथन 2 दोनों का दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 97 में, कोलाइडी विलयन में टिंडल प्रभाव होता है। तो कोलाइडी विलयन में टिंडल प्रभाव किसके लिए होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण कोलाइडी विलयन में टिंडल प्रभाव होता है, टिंडल इफेक्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। जब कोलाइडी से लंबवत प्रकाश की किरणें गुजरती है तो प्रकाश का गमन पथ दिखने लगता है और इस गुण को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। दोस्तों, कोलाइडी विलयन एक विसमांगी विलयन है। कोलाइडी विलयन क्या है? एक विसमांगी विलयन है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 98 में, गोल कृमि। गोल कृमि में निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता है? तो गोल कृमि में कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता है? तो श्वसन तंत्र है जो गोल कृमि में मौजूद नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। श्वसन तंत्र गोल कृमि में मौजूद नहीं होता है। गोल कृमि में पाचन तंत्र, प्रजनन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र मौजूद होते हैं, परंतु श्वसन तंत्र गोल कृमि में मौजूद नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 99 में। प्रश्न नंबर 99 में दिया गया दोस्तों कि बिंदुओं को सूची 1 सूची 2 में दिया गया है, उसे मैच करने के लिए दिया गया है। हम लोग देखते हैं उपकरण है और उसके उपकरण है और उपयोग किए जाने वाले उपकरण है सेक्टेंट। सेक्टेंट क्या है? सेक्टेंट है जो सेक्टेंट दो दृश्यमान वस्तुओं के बीच के कोण को मापता है। सेक्टेंट सेक्टेंट दो दृश्यमान वस्तुओं के बीच का कोण कौन मापता है? सेक्टेंट मापता है। तो एक का ए हो जाएगा, एक का ए हो जाएगा। ठीक है, ओडोमीटर। ओडोमीटर है जो वर्षा के मात्रा को मापता है। कौन? ओडोमीटर। वर्षा की मात्रा को कौन मापता है? ओडोमीटर। इसका बी हो जाएगा दोस्तों, 2 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 2 का बी हो जाएगा। वर्षा की मात्रा को मापता है कौन? ओडोमीटर। और ए हो जाएगा। यदि थर्मोपाइल देखें, थर्मोपाइल है, थर्मोपाइल किसी सतह का तापमान मापने में काम किया जाता है, थर्मोपाइल। और इसमें हो जाएगा पायरोमीटर, विकृत ऊष्मा को अल्प मात्रा में मापता है पायरोमीटर। तो इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो इस प्रकार सबका सब सही होना चाहिए। सॉरी, ओडोमीटर है जो क्या करता है? वर्षा की मात्रा को मापता है। ये डी होगा दोस्तों, ये डी होगा, ये बी होगा। तो इस प्रकार मैच करें तो कौन सा सही होगा? 1 का ए, 2 का डी, 3 का सी और 4 का बी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 100 की ओर। इकाई सीपीयू का वह भाग है जो प्रोसेसर के संचालन को नियंत्रित या निर्देशित करता है। तो किसका इकाई? सीपीयू का। तो नियंत्रण इकाई है सीपीयू का भाग है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 101 की ओर। द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना है? तो द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात 14:3 है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 102 की ओर। इसमें दिया गया है व्यवसायिक तौर पर अमोनिया बनाई जाती है। यदि व्यवसायिक तौर पर अमोनिया को देखें तो कौन सी विधि से बनाई जाती है? हैबर विधि से व्यावसायिक तौर पर अमोनिया को बनाई जाती है। किस विधि से? हैबर विधि से। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। हैबर विधि से व्यावसायिक तौर पर अमोनिया को बनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 103 की ओर। चित्र दिया हुआ है, इसमें माध्यम के सापेक्ष माध्यम बी के आवर्तनांक निकालना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? √3/2 हो जाएगा। जैसे सापेक्षता में होता है साइन आई बाई साइन आर। क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, साइन आई कितना है दोस्तों? 60 डिग्री है। साइन 60 डिग्री बटे साइन 40 डिग्री। साइन 45 कितना है? साइन 45 डिग्री है। 60 और 45 डिग्री हो गया। साइन 60 डिग्री और साइन 45 डिग्री, साइन आई बाई साइन आर। यदि इसको देखें तो 60 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 60 डिग्री का मान वो √3/2 होता है दोस्तों। और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है दोस्तों। यदि इसे ऊपर ले जाएंगे तो √3 गुना √2 हो जाएगा बटा 1 और 2 नीचे आ जाएगा। इससे काटेंगे तो √2 बचेगा। इस प्रकार ऑप्शन क्या हो जाएगा? √3/√2 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। √3/√2 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 104 में है, पृथ्वी की सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है? तो पृथ्वी के सूर्य की पराबैंगनी किरण से ओजोन परत सुरक्षित रखता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ओजोन परत को O3 के से दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ओजोन परत की खोज किसने किया था? चार्ल्स फैब्रिज या हेनरी विजन ने किया था। ओजोन परत की सांद्रता डॉप्सन इकाई से मापा जाता है। ओजोन परत को किससे मापा जाता है? तो डॉप्सन इकाई से। ओजोन का उपयोग जल को कीटाणु रहित करने के लिए करते हैं, जिसे ओजोनालाइसिस कहते हैं।
वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग कितना है, 78% है वायुमंडल में नाइट्रोजन का मात्रा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर 105 में। सोनार एक ऐसा उपकरण है जिसमें वस्तु की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए पराश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है। तो सोनार कैसा उपकरण है? सोनार पानी के अंदर मापने वाला उपकरण है सोनार। इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। हवा में यदि माप करने के लिए हो तो रडार का उपयोग करते हैं दोस्तों। रडार का रेडियो तरंगों को प्रयोग किया जाता है। हवा में वस्तु का कोण या वेग का पता लगाना हो तो रडार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 121 की ओर। 121 की ओर देखें, इसमें कहा गया है यदि एक अनुवांशिक रोग लक्षण पर रूपी सामान्य किंतु वाहक मादा कुछ नर संततियों के स्थानांतरित होता है तो रोग। प्रश्न कहा जा रहा है यदि एक अनुवांशिक रोग लक्षण प्रारूप सामान्य किंतु वाहक मादा से कुछ नर संतति से स्थानांतरित होता है तो रोग है। वह कौन सा रोग है? तो वह रोग लिंग संलग्न अप्रभावी रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, लिंग संलग्न अप्रभावी रोग। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 122 में। इनमें से कौन सा निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की है? तो रेडियोधर्मी प्रकृति की कौन सा निष्क्रिय गैस है? तो रेडॉन। रेडॉन गैस है, रेडियोधर्मी प्रकृति की है। इसकी खोज डॉर्न ने 1902 ईस्वी में रेडियो एक्टिव विघटन से किया था। रेडियोधर्मी की खोज, रेडॉन की खोज किया था डॉर्न ने 1902 में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभाव में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकता है। तो ये गलत बात है, ये सही नहीं है। इसके दुष्प्रभाव से ये नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं 124 की ओर। कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? तो कार्लस लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के रूप में जानता है। कार्लस लिनियस को किस नाम से जानता है? कार्लस लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के रूप में जानता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 125 की ओर चलते हैं। इसमें दिया गया है अणु की गति ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। तो अणुओं की गति ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम क्या है? अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, सबसे पहले ठोस में सबसे अणु की गतिज ऊर्जा होता है सबसे कम, उसके बाद द्रव में उससे ज्यादा होता है, और सबसे ज्यादा अणु की गतिज ऊर्जा गैस में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 126 की ओर। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका क्या होता है, जिसका गलनांक कम होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। फ्यूज तार का गलनांक कम होता है, प्रतिरोध अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 127 की ओर। किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान हो जाती है? तो मांसपेशियों में थकान, लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान हो जाती है। और नाइट्रोजन अम्ल का उपयोग सोना या चांदी के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है दोस्तों। ये लैटिक्स अम्ल होगा ऑप्शन नंबर। लैटिक अम्ल के कारण मांसपेशियों में थकान होता है। नाइट्रोजन अम्ल का उपयोग किसमें करते हैं? सोना और चांदी के शुद्धिकरण के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो नाइट्रोजन अम्ल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं 128 की ओर। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से जल तथा खनिज पदार्थों का परिसंचरण करता है? तो कौन सा ऊतक है? तो जाइलम है। जाइलम है खनिज पदार्थों का और जल को जड़ों से ले जाता है। जाइलम ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 129 दमा मानव शरीर के का विकास करता है। तो दमा है जो मानव शरीर के श्वसन तंत्र को का विकार है। किसका है? श्वसन तंत्र का विकार। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 130 की ओर चले। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संगठक नहीं होता है? तो आहार श्रृंखला का संगठक कौन सा वर्ग नहीं होता है? तो इसमें दिया गया है प्लावक, मानव, मछली और टिड्डा, ये आहार श्रृंखला को नहीं बनाता है। और फिर उसके बाद मेढक, सांप, चील, घास और टिड्डा, ये भी आहार श्रृंखला को नहीं बनाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 और 3 आहार श्रृंखला को नहीं बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 131 की ओर। इंद्र, इसमें कहा गया प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण कौन नहीं है? तो अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना प्रकाश के अपवर्तन के कारण नहीं होता। अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना प्रकाश के अपवर्तन के कारण नहीं है। बाकी इंद्रधनुष का निर्माण, तारों का टिमटिमाना, मानव आंख के द्वारा छवि का निर्माण, ये सब प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा होता है, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 32 में देखें। प्रश्न नंबर 32 में है कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे बातित पेयों में विलय के रूप में शामिल होती है? तो कौन सी गैस है
सोडा वाटर में, तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है सोडा वाटर में। वातित पेयों के विलय के रूप में शामिल किया जाता है किसे, कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 133 की ओर। माइकोपोडियम ट्रैकियोफाइटा के किस उपसंघ का सदस्य है? तो लाइकोपोडियम और ट्रैकियोफाइटा है जो किस उपसंघ का सदस्य है? तो ये लाइकोपिस्टा का है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। किससे संबंधित है? तो लाइकोसिप्टा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। यदि आप लोग दोस्तों भारतीय संविधान से संबंधित पूरी बुक चैप्टर वाइज प्रश्न उत्तर के रूप में देखना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर प्रश्न पढ़ना चाहते हैं जो पीसीएस एग्जामों में पूछा गया है, घटना चक्र बुक से मैं लाया हूँ उसे, वो पूरा वीडियो अपलोड है दोस्तों, प्लेलिस्ट में शामिल है। भारतीय संविधान से संबंधित प्रीवियस ईयर प्रश्न के रूप में वो शामिल है। यदि आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं, वह वीडियो पूरा उपलब्ध है। और तकरीबन 35-40 वीडियो होगा। उसके बाद आधुनिक भारत का भी पूरी वीडियो अपलोड है दोस्तों, वो भी चैप्टर वाइज और घटना चक्र बुक में, घटना चक्र बुक से मैं लाया हूँ वो भी, और पीसीएस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, सारा प्रीवियस ईयर प्रश्न। यदि आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो आप लोग उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और 134 को, 134 नंबर प्रश्न को देखते हैं। आगे नंबर प्रश्न जो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। हीमोग्लोबिन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता है? तो आयरन की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न 135 में मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देने वाला पिक्सल को किस नाम से जाना जाता है? तो मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देने वाला पिक्सल को क्या कहते हैं? मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देने वाले पिक्सल को क्या कहा जाता है? तो रिजोल्यूशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, रिजोल्यूशन। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों। चलिए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।